नमस्कार दोस्तों। क्या ऐसा अस्पताल हो सकता है जो जितने भी पेशेंट एडमिट हो उनको जितना हो सके आईसीयू में भेजने की कोशिश करे और आईसीयू में भेजने के बाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिन मुमकिन हो आईसीयू में रखने की कोशिश करे, सिर्फ इसीलिए कि उनका जो एक टारगेट बिल है वो अचीव कर सकें। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। मैंने एक बहुत रिप्यूटेड और अच्छा जाना माना हॉस्पिटल ज्वाइन किया नियर बाय। मैंने सोचा सुबह वहां पे काम करूंगी, शाम को अपने क्लिनिक में ओपीडी करूंगी एंड दे वर पेइंग रियली गुड, नो डाउट अबाउट इट। मैं पहले दिन गई वहां पे और मुझे मालूम पड़ा कि उनको फिजिशियन सिर्फ नाम के लिए चाहिए था। जो हॉस्पिटल की ओनर डॉक्टर थी, जो कि फिजिशियन नहीं थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी, वो सारे पेशेंट्स खुद मैनेज करती थी। यानी कि वो डिसाइड करेंगी कि हर पेशेंट एडमिट होना है और वो डिसाइड करेंगी कि हर पेशेंट जो एडमिट हो रहा है उसको जितना हो सके आईसीयू में रखो और जितने दिन हो सके उतने दिन आईसीयू में रखो। तो आपने सुना, ये एक फिजिशियन थी जिन्होंने बताया कि अस्पताल में जो पर्सन मैनेज कर रहा है वो फिजिशियन का सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो खुद डिसाइड कर रहा है कि हर पेशेंट को एडमिट करना है और हर पेशेंट जो एडमिट होता है उसको आईसीयू में भेजना है और आईसीयू में जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिन हो उसको रखना है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ हॉस्पिटल के बारे में, उसका नाम है कमला इमरजेंसी एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और जो 2 पर्सन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये दोनों ही इस हॉस्पिटल के ओनर हैं। अगर सिर्फ ये दोनों डॉक्टर हैं जो आपके पेशेंट को देख रहे हैं और आपका पेशेंट आईसीयू में गया है, तो आप मान के चलिए कि आईसीयू से टारगेटेड बिलिंग होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं, क्योंकि ऐसा एक नहीं कई केसेस में देखा गया है। आप चाहें तो गूगल रिव्यू में जाके जो 1 स्टार कमेंट है वो आप पढ़ सकते हैं। 5 स्टार अगर आप देखेंगे तो आप एक पैटर्न देख पाएँगे कि उसमें बेस्ट हॉस्पिटल इन समस्तीपुर, बेस्ट हॉस्पिटल इन समस्तीपुर के अलावा कुछ भी रीज़नेबल नहीं लिखा हुआ है। इसी तरह से जब हमारा केस हुआ तो कई ऐसे कमेंट्स हमें मिले जिसमें हमें पता चला कि ये पैटर्न कई फैमिलीज़ के साथ हुआ है। ये मैं अलग से स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ अगर आप इंडिविजुअली रिक्वेस्ट करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की इश्यूज़ यहाँ पे बिलिंग में आती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक एस्टिमेटेड बिल है जो ये आपको प्रोवाइड करते हैं और हर दिन एक पेमेंट करने की रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस दिन भी बिल बनता है उस दिन का डेट होना चाहिए, लेकिन ये डेट पूरी तरह से मैनिपुलेट होता है। यहाँ पे ये जिस दिन बिल निकाली गई है, तो बिल जिस दिन की होती है उस दिन की डेट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एडमिशन टाइम गलत है। जो पेशेंट का एडमिशन टाइम था वो इवनिंग का था, 7 पीएम का। आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि हो सकता है ये मिस्टेक हो, 7 पीएम 7 एएम हो जाता, लेकिन नहीं, ये देखिए 8:17 एएम दिखाया गया है। ये एक चीज़ हुई। इसी तरह से आईसीयू को लेके मिस्टेक थी। पेशेंट जो था पहले 3 दिन कहा गया था कि आईसीयू में है, 4th डे ये कहा गया कि इंटेंसिव केयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इन्होंने बिल बनाया तो इन्होंने आगे के बिल में हर दिन आईसीयू ही लगाया था। लेकिन जब ये बात फैमिली ने नोटिस की और उन्हें बताया कि ये आईसीयू कैसे हो सकता है, तब जाके इन्होंने उसको चेंज करना कंसीडर किया। लेकिन अगर फैमिली ने नहीं कहा होता तो ये बिल जो है आईसीयू का ही लगता। अब आईसीयू हटा के इन्होंने 4th का तो इन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन 5th ऑनवर्ड्स इन्होंने चेंज करके आइसोलेशन वार्ड किया। लेकिन अब यहाँ भी एक समस्या खड़ी होती है। आइसोलेशन वार्ड इस हॉस्पिटल के पास था ही नहीं। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, उसका चार्ज क्या होना चाहिए? तो ये तो ऐसा लगता है कि आप एक कोई भी नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे 3500 डाला जा सकता था, यहाँ पे 5000 डाला जा सकता था, यहाँ पे 7000 भी डाला जा सकता था। लेकिन ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? तीसरी बात जो ये थी कि ये रूम टाइप तो इन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन कई जगहों पे चार्जेज़ रिपीट हो रहे थे। तो चार्जेज़ ड्रेसिंग एक ही होती थी दिन में, लेकिन अगर 7 तारीख को आप देखें तो 2-2 ड्रेसिंग के चार्जेज़ लगे हुए हैं। इसी तरह से जब 8 तारीख को डिस्चार्ज के लिए कहा गया, तो सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे थे। ये कह रहे थे सिर्फ बिल पे कीजिए और जाइए। लेकिन उसके साथ-साथ ये बिलिंग के भी मिस्टेक्स अपने करेक्ट नहीं करते और जब पुलिस आई तब जाके इन्होंने डिस्चार्ज समरी प्रोवाइड की और तब जाके इन्होंने ये मिस्टेक करेक्ट की। यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 तारीख को ड्रेसिंग हुआ ही नहीं था, लेकिन इन्होंने बिल में 5000 ड्रेसिंग का भी लगा दिया था। ये
आफ्टरनून में बिल माँगा गया था और ये मिस्टेक के अलावा कई मिस्टेक्स थे, जैसे कि आरबीएस अगर आप देखें तो दिन में 3 बार, कभी 2 बार होता था। लेकिन डिस्चार्ज वाले दिन हाफ डे में इन्होंने 5 टाइम्स कर दिया था। तो मैं कहूँगा जब भी अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो अपने बिल को हमेशा चेक करें और सवाल पूछें। अब बात करते हैं डॉक्टर्स के क्रेडेंशियल्स की। 2 नाम ऐसे हैं जो पब्लिक प्रमोशन, साइन बोर्ड, फेसबुक पोस्ट और कुछ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग में बार-बार यूज़ किए गए हैं। राजेश कुमार झा और प्रज्ञा भारती। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में एज ए डायरेक्टर्स रजिस्टर्ड हैं। पहला नाम है प्रज्ञा भारती का। उन्हें कई जगह डॉक्टर, एमबीबीएस और गायनोकोलॉजिस्ट के रूप में दिखाया गया है। लेकिन जब ऑफिशियल रिकॉर्ड और एकेडमिक टाइमलाइन को देखा जाता है, तो यहाँ एक सीरियस सवाल उठता है कि क्या ये क्लेम सही है? ऑनलाइन एनएमसी वेरिफिकेशन में प्रज्ञा भारती के नाम से कोई मेडिकल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड सामने नहीं आता और एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करें तो उनका नाम 2022 के आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज बैच कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। अब सीधा सवाल ये बनता है कि अगर एडमिशन 2021-22 या 2022 के आसपास का है और एमबीबीएस का ड्यूरेशन खुद कॉलेज के हिसाब से 4.5 इयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है, तो फिर 2022 से ही डॉक्टर टाइटल कैसे यूज हो रहा है और हॉस्पिटल अपनी प्रमोशन में डॉक्टर प्रज्ञा भारती और आगे एमबीबीएस का यूज किस बेसिस पर कर रहा है? अब कोई कहे कि ये प्रज्ञा भारती कोई और भी हो सकती हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में पटना हाई कोर्ट की एक रिट पिटीशन का भी जिक्र आता है, जहां इसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा उनका नाम देखा जा सकता है। इसलिए इस इशू की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेश कुमार झा की। पब्लिक लेवल पर उनके बारे में एमबीबीएस और एमडी दोनों तरह के क्लेम दिखाए गए हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑफिशियल वेरिफिकेशन में एमबीबीएस रजिस्ट्रेशन तो मिलता है, पर एमडी क्वालिफिकेशन की क्लियर डिटेल्स नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात, जब इंश्योरेंस कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी मांगती है, तो हॉस्पिटल ना सर्टिफिकेट देता है, ना रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियरली शेयर करता है। सीधी बात है, जब पब्लिक को स्पेशलिस्ट इमेज दिखाई जाए, तो उसका ऑफिशियल बेसिस भी होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रिस्क्रिप्शन और डिस्चार्ज समरी जैसे डॉक्यूमेंट्स में भी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ वो भी सामने नहीं आता। जब बेसिक मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में ही ऐसी कमी हो, तो पब्लिक ट्रस्ट और भी कमज़ोर होता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कभी भी अस्पताल जाने से पहले उस अस्पताल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी पता कर लें। वहाँ डॉक्टर्स कौन हैं ये पता कर लें। डॉक्टर्स और अस्पताल के रिव्यू अच्छी तरह से देखें। सिर्फ 5 स्टार रेटिंग ना देखें। जो 2 स्टार और 3 स्टार है होता है वो रेटिंग चेक करें जो सही में बताता है। 1 स्टार रेटिंग में क्या लिखा गया है ये देखें। अगर किसी अस्पताल की सिर्फ 5 स्टार रेटिंग है या 5 स्टार और 1 स्टार रेटिंग है, तो वो एक रेड फ्लैग है, उसे ज़रूर चेक करें। और अगर अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है इमरजेंसी के केस में, तो उस सिनेरियो में कोशिश करें कि एक दिन 24 से 48 घंटे के अंदर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन माँगें। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है, तो ये बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है और आप वहाँ पेशेंट को बिल्कुल ना छोड़ें। पूरी कोशिश करें कि किसी और डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लें। और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं और जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो के अगले भाग में। तो जुड़े रहिए और जो भी आपके सजेशंस हैं या सवाल हैं हमें भेजते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।